प्रोग्राम में जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में लगा रहे हैं, ये है अन्नदाता समागम गन्ना परिचर्चा हम करेंगे। और ये कार्यक्रम हम सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी IIL फाउंडेशन, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड और ग्रीन टीवी के सहयोग से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, IIL यानी कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड एक फसल सुरक्षा व पोषण समाधानों के लिए एक जानी मानी कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आधुनिक तकनीक के उत्पाद किसानों की पहुंच में उपलब्ध कराया जाए। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे जितने भी किसान भाई आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साइंटिस्ट आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और मैं निवेदन करना चाहूंगी जो आज के हमारे अतिथिगण हैं उनका भी हम स्टेज पे स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर KK सिंह सर, VC सर से मैं निवेदन करूंगी कि पद्मश्री डॉक्टर बख्शी राम जी का जो है वो शॉल और पुष्प से जो है वो स्वागत करें। निवेदन करना चाहूंगी कि आप जो है वो VC सर का शॉल और पुष्प से स्वागत कीजिए। करना चाहूंगी कि श्री MK सिंघल सर, वाइस प्रेसिडेंट IIL, उनका स्वागत कीजिए। मैं श्री संजय सिंह सर से निवेदन करना चाहूंगी कि डॉक्टर रामजी सिंह, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के, इनका स्वागत कीजिए। स्मिता मैम से निवेदन करना चाहूंगी कि डॉक्टर PK सिंह सर का स्वागत कीजिए। चंद शब्द जो है वो डॉक्टर PK सिंह सर बोलना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर PK सिंह सर का को निवेदन करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप स्टेज पे आइए और वेलकम करिए हमारे किसानों को और हमारे अतिथिगण का। अन्नदाता समागम गन्ना परिचर्चा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर बख्शी राम जी का मैं विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे कई जनपदों के गन्ना किसान यहाँ पर हैं और गन्ने के किसानों की तस्वीर बदलने वाले, जिन्होंने देश में बहुत ही ऊंचा अपना नाम किया है, 238 वैरायटी, जिसको कि इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा कि कैसे गन्ने के किसानों की आय बढ़ी है। सर, मैं आपका विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे सर आतिथ्य को स्वीकारा है। मैं यहाँ इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय कुलपति जी डॉक्टर KK सिंह सर, जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें प्रेरणा दी और निर्देशन दिया। सर, मैं आपका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट श्री MK सिंघल जी, सर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीनियर जनरल मैनेजर डॉक्टर संजय सिंह जी का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने कुल सचिव महोदय डॉक्टर रामजी सिंह सर का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी डीन डायरेक्टर्स जो भी यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं विशेष रूप से हमारे अन्नदाता किसान भाई जो यहाँ बहुत दूर दूर से आए हैं, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आप कुछ इसमें बिजनौर जनपद से, अमरोहा जनपद से सवेरे 6 बजे चल करके यहाँ पर आए हैं। कुछ फार्मर हमारे उत्तराखंड काशीपुर बॉर्डर से भी आए हैं। मैं आप सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं ग्रीन टीवी चैनल, उनके सभी जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, आप सबका भी हमारे विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम करने के लिए भी आपका मैं स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से श्री शिशिर चंद्रा जी हमारे यहाँ पर डिप्टी जनरल मैनेजर हैं, मैं सर आपका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं एक आपके सामने जानकारी रखना चाहूँगा कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने 2021 में हमारे विश्वविद्यालय से एक MOU किया था, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ के 5 गांवों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन और बहुत सारे एक्सपोजर विजिट, उसके लिए हमें सपोर्ट किया था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इसी कार्यक्रम में हम उसको आगे एक्सपेंड करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र शामली और कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के लिए MOU साइन करने जा रहे हैं। इस सहभागिता के लिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम का भी स्वागत करता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया है। और हमारा और आपका सभी का टारगेट यही है कि हमारे अन्नदाता कैसे खुशहाल हो, तो हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस हॉल में उपस्थित सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उत्साह के लिए और ये पूरा जो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समर्थन के लिए। तो मैं जो है वो नेक्स्ट एड्रेस के लिए बुलाना चाहूँगी श्री एम के सिंघल सर IIL से। सर आप आइए और यहाँ पे जो है जो हमारे किसान भाई बहन और जो हमारे गेस्ट हैं इनका जो है वो स्वागत कीजिए IIL की तरफ से। मैडम थैंक यू वेरी मच। विद ड्यू रिगार्ड्स टू डॉक्टर के सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, Padma Shri Dr. Bakshi Ramji, former director of ICI Sugarcane Breeding Institute and Galaxy of Dias. I am pleased to be here in this August occasion of Agri-Extension Activities and Farmers Awareness Program. Today, Insecticide India is one of the premier names in crop production industry with more than 100 formulations and 15 technical plants. IIL manufactures all type of insecticides, weedicides, fungicides and PGRs for all type of crops. We are extensively involved in research and development activities. Our first in-house R&D center was developed in Chopra, which is recognized by Ministry of Science and Technology, Delhi. Another R&D center at Dahej in Gujarat is for developing the processes for new products in terms of competitive cost, energy efficient and environmental friendly. This is to stay ahead of farmers' requirement and for backward integration. We have collaborated another R&D center with leading Japanese company Otsuka. Here we are inventing new products. For biological products, we have our R&D center in Shamli, UP. Here we develop new biological solution for crops. IIL has 2 technical synthesis plants and 5 formulation units at different locations in Rajasthan, Gujarat and Jammu Kashmir. 1 export-oriented unit in Gujarat and 1 biological plant in Shamli. With this, IIL produces one of the largest variety of technicals at our multi-stream technical synthesis plants, putting together all the formulation facilities. IIL has one of the largest formulation facilities in the country. Here we are manufacturing not only for us, we are manufacturing for our channel partners and for international our channel partners. Our tie-up with Japanese company Nissan and Momentive US has given us new dimensions in our sales and marketing. We have launched more than 5 products which were being imported earlier in the country. जो पहले कंट्री के अंदर में इंपोर्ट किए जाते थे और अंधाधुंध प्राइसेस पे जो प्रोडक्ट आया करते थे, द कंपनी ने इन प्रोडक्ट को मेक इन इंडिया के तहत IIL ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग द्वारा, जो कि फर्स्ट टाइम कई प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं जो हमने अपने फार्मर्स को उपलब्ध कराने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइस पर और उनको आधे प्राइस पर उपलब्ध कराने का ये हम लोगों ने प्रयास किया। तो ये हमारी जो R&D है उसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से इस कार्य को हम लोग कर पाए। इंसेक्टिसाइड इंडिया का CSR विंग जो है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग विंग। IIL से IIL फाउंडेशन इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स by educating them in farming procedures and judicious use of pesticides and fertilizers. We focus in all our training program to go for right product at right time, to adopt the right methods while using products with the special care for doses, product quality in सबको लेकर। IIL aim is to bring prosperity and happiness in farmers' lives by educating and empowering them. We have reached over 25 lakh farmers with our intensive farmer contact program. 25 लाख से ज़्यादा फार्मर्स प्रोग्राम्स में और फार्मर्स कॉन्टैक्ट हम लोग अभी तक अपना बना चुके हैं। Presently, we are engaged with KVK Hapur for the last 2 years with the support of Honorable VC साहब and Director Extension साहब Dr. PK सिंह साहब। उनकी सपोर्ट से आज हम लोगों ने फार्मर 1000 से ज़्यादा फार्मर्स हम लोगों ने कॉन्टैक्ट बेस बनाया है। हापुड़ रीजन के अंदर विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम किया, वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, फार्मर के एजुकेशन के प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया। एंड नाउ आई एम हैप्पी to see that another 2 KVKs
एट शामली एंड सहारनपुर, वो भी आज हम MOU जिसका साइन करने जा रहे हैं ऑनरेबल VC साहब के साथ में। तो मैं आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्सिटी, टू द VC साहब एंड ऑल द ऑनरेबल गेस्ट प्रेजेंट टू इंडिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि है पद्मश्री डॉक्टर बख्शी राम जी, मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी गेस्ट एड्रेस के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्निकल सेशन होगा। टेक्निकल सेशन में सर डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे गन्ना प्रबंधन से रिलेटेड, लेकिन अभी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो सर एज अ गेस्ट एड्रेस जो है वो सर प्लीज इसके लिए आई। और सभी सम्मानित किसानों को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर के सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे ये मौका दिया गया यहाँ आने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए। गन्ने के बारे में चर्चा बाद में करेंगे जैसा कि बताया गया है, परंतु इस बीच जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि कृषि से संबंधित 2 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। चौधरी चरण सिंह जी उनमें से एक है और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये सभी जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं या साइंटिस्ट है, ऑफिसर है, अधिकारी है, किसान है, उन सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कृषि से संबंधित लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। इसलिए इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब बधाई के पात्र है उसके लिए। तो फिलहाल के लिए फिर से मैं सभी VC साहब का और सभी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका मिला गन्ने के बारे में बाद में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जैसे अभी जो है वो डॉक्टर PK सिंह सर ने भी कहा और बाकी जो है वो MK सिंघल सर ने भी कहा कि MOU साइन करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी के साथ हापुड़ KVK के लिए अभी 1.5 साल पहले जो है वो एक MOU साइन हुआ था, जिसमें 1200 से ज़्यादा जो है वो किसान लाभान्वित हुए। तो इस बार जो है वो उस सफलता को देखते हुए IIL और यूनिवर्सिटी फिर से MOU साइन करने जा रहा है, जो कि KVK शामली और सहारनपुर के साथ हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी IIL टीम, VC सर सबसे कि आप लोग जो है MOU साइन करके जो है वो इस गठबंधन को और भी मजबूत करने की तरफ एक और कदम जो है वो बढ़ाएं। ये MOU साइन हो रहा है, यूनिवर्सिटी या कंपनी कोई कुछ काम कर रहा है, तो उसमें मकसद एक ही है कि आप लोगों तक जो है वो सही जानकारी, सही उत्पाद पहुंचे और जो कि आप लोगों के पहुंच में हो। ये कार्यक्रम भी आप लोगों के लिए ही हो रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वो तालियां बजा के जो है वो इस गठबंधन का स्वागत करें। जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये कार्यक्रम हम अन्नदाता समागम गन्ना परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आपको गन्ना प्रबंधन से रिलेटेड जानकारी देंगे। और आज जो है यूनिवर्सिटी और IIL के बीच एक MOU हो रहा है, जिसमें कि किसानों की पहुंच में तालियां, एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। हम बताइए जिनको आज यहाँ से सम्मानित मिलने वाला है। धन्यवाद। मंचा से माननीय कुलपति जी एवं पद्मश्री डॉक्टर बख्शी साहब जी एवं अन्य अधिकारीगण, IIL की टीम, सभी और सम्मानित कृषक भाइयों, सभागार में जो भी उपस्थित हैं सभी का सम्मान करते हुए हार्दिक अभिनंदन करने हुए मैं कुछ कृषकों का नाम यहाँ से पढ़ूंगा और माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा और डायस पे उपस्थित अन्य हमारे प्रतिनिधि वो आए और किसानों को सम्मानित करें। ये जो किसान हैं ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से चुने गए हैं और जिन्होंने गन्ने में कहीं न कहीं किसी उत्पादन को अधिक बढ़ाया है या किसी तकनीकी को आगे लेके आए हैं या प्रजातियों का नया उपयोग किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके नाम बोलूँगा, कृपया आते जाएं और माननीय कुलपति जी के कर कमलों से अपना प्रमाण पत्र और अतिथि सम्मान प्राप्त करें। बागपत से श्री श्याम सिंह जी, अमरीश सिंह, रोही जी बुलंदशहर से, ओमकेश
श्री जयप्रकाश त्यागी जी, हसनापुर से श्री अशोक कुमार शिरोई जी, मुरादाबाद से श्री आरेंद्र वडगोती, श्री रामेश्वर कुमार, मुजफ्फरनगर से श्री अंकित कुमार, संभल से श्री आशुतोष प्रताप सिंह, शामली से श्री देवेंद्र सिंह जी, अमरोहा से श्री सोमपाल सिंह जी, शामली से श्री देवेंद्र सिंह, अमरोहा से श्री सोमपाल सिंह जी, रामपुर से श्री रामलाल आर्य, अमरोहा से श्री सोमपाल सिंह। तो ये कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे जो प्रगतिशील किसान जो कि अलग अलग जगह से हैं, जिनको यहाँ पे आज सम्मानित मिला है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सर। और हम जो है वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हमारे बीच वीसी सर है, बहुत बिजी शेड्यूल से इन्होंने समय निकाल के आज हमारे बीच आए हैं। तो मैं सर आपको निवेदन करना चाहूँगी कि आप आइए और हमारे जो किसान भाई बहन हैं, यहाँ पे किसान भाई है, उनका मार्गदर्शन कीजिए प्लीज़। डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर बक्सी राम जी को हम अपने बीच में पाकर के बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और किसान भाइयों के तस्वीर इन्होंने बदल दिया, इसकी बात तो करेंगे। मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि इनको किसी अच्छे मौके पर यहाँ पर बुलाएं और आप लोगों से इनकी वार्ता करवाएं। और हम लोग इस विश्वविद्यालय में एक अपना महाविद्यालय शुरू किए हैं जो शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बीटेक की डिग्री दे रहे हैं, अभी इसी साल से शुरू हुआ है। तो मैं अपने साथियों से भी बात कर रहा था कि किसी अच्छे मौके पर इनको बुलाएं यहाँ पर और इनसे थोड़ा हम लोग चर्चा करें और इनको दिखाएं और इनकी सलाह भी लें। तो आज ये दिन हमारे लिए बहुत गर्व है की बात है और गर्व का दिन है जो हमारे बीच में ऐसे महाविभूति को पा करके बहुत खुशी हो रही है आदरणीय बक्सी राम जी को। इसकी बात तो करेंगे। और हमारे साथी हैं आप डॉक्टर MK सिंघल जी जो इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड से हैं, डॉक्टर श्री संजय सिंह जी जो सीनियर GM हैं और डॉक्टर रामजी सिंह रजिस्ट्रार हमारे साथी हैं, डॉक्टर PK सिंह मंच पर मौजूद हैं, हमारे इस विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षकगण और सबसे महत्वपूर्ण किसान भाई जो कि आप लोग यहाँ आए हैं इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और आप लोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप लोगों के ही भरोसे पूरा प्रदेश है, देश है, जो कि अगर आप उनकी समृद्धि होगी तो पूरे प्रदेश और देश की समृद्धि तभी संभव हो पाएगी। गन्ने का कितना महत्व है बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर भारत ही पूरे देश का जो गन्ना उत्पादन है 60% उत्तर भारत में ही होता है। और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसमें कि एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जो कि गन्ने के उत्पादन के लिए यहाँ पर हम लोग 44% क्षेत्रफल जो पूरे देश का यहीं पर है और 39% हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। पूरे देश का जो उत्पादन है 39% हम लोग यहीं पर कर रहे हैं और 25% चीनी का भी उत्पादन कर रहे हैं। तो कितना महत्व है बताने की आवश्यकता नहीं है। और प्रति हेक्टेयर अगर बात करें गन्ने के उत्पादन की तो हमारा प्रदेश ही सबसे ऊपर आता है और कुल क्षेत्रफल 28-29 लाख हेक्टेयर है गन्ने का और हम लोग 40 लाख टन चीनी का खपत है, लेकिन उत्पादन कितना करते हैं 100 लाख टन। मतलब हम लोग दूसरे प्रदेशों को हम लोग ही भेज रहे हैं चीनी जो उत्पादन कर रहे हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जबकि आप लोग इस पर इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। और जो हमारे बीच महाविभूति मौजूद हैं डॉक्टर बक्सी राम जी, इनका हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में काम साथ में करते थे और ये इसी भाग के रहने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अभी गुड़गांव में रहते हैं। और हमें नहीं लग रहा है कि गन्ना किसान जो बड़े किसान लोग हैं इनको नहीं जानते होंगे या इनकी बात। पद्मश्री से सरकार ने इसीलिए नवाजा, कोयम्बटूर CO 308 वैरायटी जो इनकी है, ये पूरी क्रांति ला दी, पूरे प्रदेश में क्रांति ला दी और देश में क्रांति ला दी, जिसकी जो कि किसानों की किस्मत बदल दी। उससे कितना किसानों को लाभ हो रहा है। और इसमें 81 टन पर हेक्टेयर उत्पादकता इसकी है और 12% इसमें चीनी शुगर का कंटेंट होता, चीनी मिलता है जो उसमें गन्ने में।
और इससे देश को कितना बड़ा लाभ है। 720 करोड़ प्रति वर्ष सरकार को या पूरे देश को इसका लाभ मिल रहा है। इतना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है इनके एक वैरायटी से। तो ये आप सोच सकते हैं कि इनकी उपलब्धि कितनी बड़ी है और किसानों के समृद्ध बनाने में ये वैरायटी काफ़ी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो कि इन्होंने बनाया, इनकी मेहनत मैंने देखा है। ये मतलब निदेशक थे शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, और हमारा संस्थान का भी एक सेंटर वहाँ था। जब मैं डायरेक्टर था, मैं भी निदेशक था केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल का, तो हमारा सेंटर इन्हीं के कैंपस में था और मैं जाता था तो इन्हीं के गेस्ट हाउस में भी रुकता था और इनसे मुलाकात होती थी। हम लोग मिल करके प्रोजेक्ट भी साथ में किए, हमारे संस्थान इनके संस्थान ने मिल करके साथ में हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी किए हैं। और हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था जो बड चिपिंग है, जो बड काट करके और उससे हम शुगर केन का सीडलिंग बनाते हैं। तो हमारे इनके सहयोग से हमारे संस्थान के लोगों ने बड चिपिंग मशीन बनाया, उसको काटने का, उसका ट्रीटमेंट जो भी होता है उसका पूरा प्लांट बनाया और प्लांटर भी बनाया उसको बोने के लिए, उस खेत में लगाने के लिए प्लांटर। और बक्सी राम जी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इस काम में। हमारे संस्थान, इनके संस्थान ने मिल करके बहुत सफलतापूर्वक बनाया। टेस्टिंग करने के लिए धूप में खड़े रहते थे। एक निदेशक, बहुत कम लोग होते हैं जो कि फील्ड में इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। मैं सोचता था ये निदेशक हैं या वैज्ञानिक हैं। कई बार मतलब निदेशक लोग रिसर्च नहीं करते, लेकिन खुद प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होकर के खुद रिसर्च किया करते थे जब निदेशक थे तो भी। तो इनके काम को मैंने देखा है और इनके कड़ी मेहनत इस कार्यक्रम के लिए, और आप लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिले, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीसी सर ने 3 दशक से ज़्यादा जो है अपना समय कृषि को और किसानों को दिया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की तरफ से कि आप जो है अपना कार्यकाल में 3 दशक से ज़्यादा आपने किसानों के हित के लिए जो काम किया है उसके लिए। तो मैं IIL टीम से शिशिर चंद्रा सर को बुलाना चाहूँगी, जो कि स्मृति चिन्ह भेंट करके जो है वो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका अभिनंदन करें। सर का जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट करके जो है उनका अभिनंदन करें। मैं डॉक्टर चरण सिंह सर को बुलाना चाहूँगी IIL से, स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। डॉक्टर PK सिंह सर का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे डाइस पे बैठे हुए जितने भी अतिथिगण हैं उन सभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिशिर चंद्रा सर को जो है मैं निवेदन करना चाहूँगी, सर आप आइए और वोट ऑफ थैंक्स जो है वो यहाँ पे पेश कीजिए। फिर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड और IIL फाउंडेशन की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का जो यहाँ पर इस मीटिंग में आए और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो आज हमने यहाँ पर VC सर के मार्गदर्शन में जो यहाँ पर हमने प्लान किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो भी आपको जानकारी आज मिलने वाली है वो जानकारी आपका जो भी कृषि का कार्य है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपकी खेती में उससे बहुत सारी ऐसी बातें आज आपको सीखने को मिलेंगी जिससे आप अपना उत्पादन और अच्छे से आगे कर पाएंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आज के प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर बक्शी राम साहब का, कि वो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग वो गुड़गांव से चलकर यहाँ पर आए और बाकी VC सर का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है। और इस पूरे कार्यक्रम जो आज ये ऑर्गेनाइज हुआ है तो डॉक्टर PK सिंह सर का, जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। और हमारे यहाँ इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये प्रथा है कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ से कोई ना कोई आता जरूर है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सिंगल साहब का और संजय सर का कि वो स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों के बीच में आए और यहाँ उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो मैं इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं देता हुआ एक बार फिर आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी तकनीकी सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और हम लोग गन्ना परिचर्चा पे जो है वो बात करेंगे। जो अभी किसान आए हैं मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम जो है वो हम
सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी IIL फाउंडेशन, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड और ग्रीन टीवी के सहयोग से कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि आप तक जो है सही जानकारी, नई तकनीक, नए उत्पाद को सही तरीके से पहुंचाया जाए, जिसके लिए हम ये आज अन्नदाता समागम गन्ना परिचर्चा कर रहे हैं। और अभी हमारा तकनीकी सत्र शुरू होगा और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के पास बैग है जिसमें नोटपैड और पेन है, तो आप लोग जो भी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे उससे रिलेटेड मेन जो बातें हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी स्पीकर्स होंगे उनके बोलने के बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं सुनने की या आप सच में सुन रहे हैं। तो आप सच में सुन रहे हैं वो एक टाइप का जो है वो टेस्ट हो जाएगा। तो जो भी सही जवाब देंगे आपको हाथ खड़ा करना है, जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो हम जो है हमारे तकनीकी सत्र की शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के भी बीच से जो है वो शुगर केन मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचान बनाने वाले पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर बख्शी राम यादव सर, जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कृषि को समर्पित किया, जिनके नाम गन्ना की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से उत्तरी भारत की तस्वीर बदलने वाले गन्ने की प्रजाति साबित हुई CO 0238, जिसने किसानों का मिल मालिक को सभी को इन्होंने इस गन्ने की वैरायटी ने खुश किया। तो गन्ना प्रबंधन से रिलेटेड और जो हमारा आज का विषय है उससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर बख्शी राम जी। सर प्लीज़ आप आइए और बताइए साइंटिफिक जो डिस्कशन है गन्ने से रिलेटेड उसके बारे में जो है वो हमारे किसानों को जानकारी दीजिए। आपको गौर से सुनना है, उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप यहाँ से लेकर जाएंगे। सर प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। तो कई दिन बोल सकता हूँ यदि बोलना पड़े तो, परंतु इस जो पिछले 2.5 साल में रिटायरमेंट के बाद जो मैंने किसानों के साथ बीच में रह के बहुत सी चीज़ें सीखी है और क्या सुधार किया जा सकता है जो कि किसान काम के अंदर कैसे पैदावार को बढ़ाया जाए, किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, वही मेरा मुख्य उद्देश्य है। बहुत सी जगह जाता हूँ, पंजाब से लेकर बिहार तक शुगर फैक्ट्रीज के साथ मैं काम करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ। चीनी मिल वालों को भी मैं साफ कह देता हूँ, जब कोई मेरे पास आता है तो कि खर्चा आप लोग करेंगे परंतु मैं बात किसानों की करूँगा। तो उसी उद्देश्य से जैसे बुआई से ही शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मेरे को एक कारण लगता है कि उत्तरी भारत के अंदर पैदावार वही गन्ना यहाँ है, वही गन्ना दक्षिण भारत में है। वैरायटी अलग है परंतु गन्ना तो गन्ना ही है। यहाँ 35% क्यों है, वहाँ 65-70% क्यों है। तो मैं जमाव की बात कर रहा था कि दक्षिण भारत के अंदर 65%, यहाँ 35% क्यों है। उसका एक कारण क्या है, यहाँ पलेवा करने के बाद बुआई होती है। दक्षिण भारत में सूखे में बुआई करके मिट्टी से ढक के पानी देते। जब भी आप ऐसे करते हैं, पलेवा करके बुआई करते हैं, तो जो खेत के अंदर नमी है वो पूरे खेत के अंदर एक समान, पेड़ा बोलते हैं, कहीं मेढ़ा बोलते हैं, कहीं हेंगा बोलते हैं। पूरे उत्तरी भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले एक बार लगाते थे, आजकल मैं देखता हूँ यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दिन रोड से निकल रहा था, एक तो लोहे का हो गया यानी कि वजन उसमें और ज़्यादा हो गया, ऊपर से एक बार लगा चुके, नमी थोड़ी सी कम हो रही है तो 2 आदमी और बैठा देते हैं उस पर, तो 2 बार लगाने लगे तो पूरा बैठा दिया जमीन, गन्ना नीचे दब के रह गया। ये 2 ये प्रथा चली थी कि नमी के ऊपर बुआई करनी है, उसके बाद नमी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वाटा लगाते हैं। तो ये 100 साल पहले की है जो सिंचाई के साधन है। आजकल तो एक बटन दबाओ पानी चलता है, तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है।
सूखे में बुआई करिए, हल्की मिट्टी डालिए, 1.5-2 इंच उसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए और उसके बाद हल्की सिंचाई करें। सिंचाई इतनी ही करनी चाहिए कि जो लाइन जो खोली है, जो फूट निकाला, फूडी बना रहे और उस फूट के अंदर ही उन्हीं के अंदर पानी आए, इतना पानी देना चाहिए। एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, मैं मानता हूँ सिंचाई करने के लिए उतना ही काफ़ी है। और सर्दी का मौसम था, अभी मैं आया हूँ तो भी ट्यूबवेल उनके चल रहे थे गन्ने की फसल में। मैंने कहा ये क्यों चला रखे हैं? डॉक्टर साहब सूख जाएगा, पीला पीला हो रहा है। मैंने कहा ये पीला इसीलिए हो रहा है, जो खाद डालना था वो तो सब पानी के साथ नीचे चला गया, बची नहीं, नाइट्रोजन बची नहीं गन्ने के लिए, जो यूरिया डाला है वो पानी के साथ नीचे चला गया है, तो गन्ने तो पीला होगा ही, इसे तो सूखेगा। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितना पानी है उतना ही देना चाहिए। 238 वैरायटी आई, पैदावार बढ़ी, किसानों को पैसा मिला, परंतु जेब में नहीं रख पाए, उसको दूसरों को देने लगा। कितनी दुकानें खुल गई है इनसे। एडवांस में डालने की जरूरत नहीं है, सोच के कि इसमें ये कीड़ा आएगा, दवा डालने की जरूरत है। कीड़ा है जिसके लिए दवाई पहले डालनी चाहिए। कौन सा है? टॉप बोरर है जिसके लिए दवा एडवांस में डालना चाहिए, आने से पहले डालना चाहिए, क्योंकि वो एक बार लग गया तो वो टोटल लॉस है, पूरा का पूरा। जिस भी कल्ले में लगेगा तो वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो 2-3 पोरियाँ लगने से पहले बना है वही बढ़ेगा, उससे बाद में नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाता है। तो एक टॉप बोरर के अलावा और ऐसा कोई भी कीड़ा या बीमारी नहीं है जिसके एडवांस में कहा कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह से मई के पहले सप्ताह के बीच में डालना। यही था सबके लिए। जिन्होंने गेहूं के बाद यदि लेट बुआई की है तो चलो जून में डाल दिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस, पता नहीं सर सिर्फ एक पोरी पे आएगा, तो यदि बहुत ज़्यादा संख्या है उसकी 15-20% खेत में दिखाई दे तो वही दवा का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उससे। तो आवश्यकता के हिसाब से यदि काम करेंगे तो आपका जो है लागत कम होगी और पैदावार बराबर रहेगी। पेड़ी की फसल के अंदर भी जब खेत कट जाता है पूरा, वैसे यहाँ पेड़ी की फसल की इतनी बड़ी समस्या नहीं है, यहाँ पौधे से अच्छी पेड़ी होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, परंतु सेंट्रल यूपी में या ईस्टर्न यूपी के अंदर पेड़ी की बहुत दुर्गति है, बहुत कम होती है। जब बारिश हो गई तो कई कंपनियाँ बनाने लगी है, बहुत सी कंपनियाँ उसको बनाने लग रही है। आप क्योंकि इस इलाके के लोगों का कोरोजन से विश्वास उठ गया है, किसानों का विश्वास नहीं रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, लोगों ने डाला उसमें। परंतु कारण जो है आज तक जितने भी गन्ने की प्रजातियां हैं खेती से बाहर हुई है तो वो इसी बीमारी के कारण हुई है, लाल सुगंध रोग के कारण खेती से बाहर हुई है। सिर्फ एक को छोड़ के, जो भी यहाँ बहुत फेमस है COS 767, वो 767 जो वैरायटी थी वो बगैर रोड के गई है, वो GSD के कारण, क्योंकि उसमें जो घैसेला रोग था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर 238 आ गई तो उससे वो ख़त्म हुआ। अदरवाइज जितनी भी पहले की प्रजातियाँ थी वो लाल सुगंध रोग से ख़त्म हुआ। इसको बीमारी को रोका जा सकता है, क्योंकि बहुत सी जगह जहाँ भी मैं जाता एरिया नहीं होना चाहिए। 87% एरिया जो है 20-21 के अंदर, इस यूपी के अंदर 87% एक अकेली वैरायटी का। मेरी वैरायटी थी, मैंने कभी नहीं कहा कि इसका एरिया इतना बढ़ा दीजिए। मैं हमेशा कहता था 60%, पहले तो 50 ही कहता था, फिर 60 पे पहुंच गया तो मैंने कहा अब तो रुक जाओ, 60 ही काफ़ी है। आखिर के अंदर मेरे को जब 90% से भी ऊपर चला गया तो मेरे को ये कहना पड़ा कम से कम 10% दूसरी वैरायटी का रख लो कि इसमें कोई दिक्कत आए तो बीज आपके पास पर्याप्त हो। परंतु किसी ने नहीं सोचा,
फैक्ट्री भी ये चाहती थी पूरा 100% हो जाए, किसान को तो मजे ही थे, पैदावार दे रही थी। जल भराव की स्थिति के अंदर जो कि ईस्टर्न यूपी के अंदर, परंतु उसको हो क्या था, घोल बनाया, ऐसे टुकड़े पकड़े, ऐसे डुबोया एक तरफ से, दूसरी तरफ से डुबोया और बाहर निकाल दिया, या डेयरी बना ली, घोल को उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, ओम नमः शिवाय, या गन्ने का टुकड़ा फैला दिया, उसी के अंदर फुहारे से या किसी चीज से छिड़काव कर दिया। तो ये बीज का शोधन गन्ने में नहीं है। आपकी लेबर भी वेस्ट जा रही है, आपका दवा भी वेस्ट जा रही है, चाहे वो 25% दे रहे हो, चाहे आप 50% दे रहे हो, परंतु उसका कोई फायदा नहीं। गन्ने के अंदर बीज का शोधन है, पर्याप्त टाइम होना चाहिए, छिलके से दवा अंदर नहीं जाती, जो 2 कटे हुए सिरे हैं वहाँ से दवा अंदर जाती है। अब टुकड़ा मान लीजिए 2 आंख का टुकड़ा काटा है, तो उसको टाइम चाहिए 10 घंटे के करीब। तो सही तरीका है, बीज काटिए, शाम के टाइम उसको घोल के अंदर उस टुकड़ों को डुबो दीजिए, अगले दिन सुबह निकाल के बुआई कर दीजिए। यदि इतना कर सकते हैं तो ही आपका बीज शुद्ध होगा, क्योंकि लाल सड़क रोग के जीवाणु बाहरी सतह पे नहीं मिलेंगे, अंदर गन्ने के अंदर मिलेंगे। जब तक वो दवा अंदर नहीं जाएगी, जब तक बीमारी जो है बीज से खत्म नहीं होगी, और उसके लिए टाइम चाहिए। रात भर भिगोना बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मोस्टली सबके पास होदियाँ हैं, वहाँ कर सकते हैं। जिस खेत में बुआई करनी है उसके कोने के अंदर गड्ढा करके पन्नी बिछा के वहाँ घोल बना सकते हैं। जो नाली में पानी चलता है उसके अंदर रोक के पन्नी बिछा के उसके अंदर शोधन कर सकते हैं। जो बड़े किसान हैं और बहुत ही अच्छे खेती करते हैं, वो अपनी ट्रॉली में भी तिरपाल बिछा के पानी भर के उसमें भिगो के बेशक से शाम को घर ले जाएगी, सुबह ले जाके खेत में उसकी बुआई करेंगे। तो ऐसे करने से ही आपका बीज जो है वो शुद्ध होगा। तो बीज ही मुख्य कारण है इस बीमारी को फैलाने के लिए। दूसरा है कि जिस खेत के अंदर बीमारी आ गई तो उसका जो ठूठ बच गया है, पिछली फसल के अवशेष बच गए हैं, उसके ऊपर भी लाल सड़क रोग के जीवाणु जिंदा रहते हैं। तो बीज का भूमि का शोधन भी जरूरी है। उसके लिए ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी है, ट्राइकोडर्मा हर्जे, परंतु यदि कोई मांगेगा तो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के नाम से भी मिल जाएगी। जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ मैंने बदलाव करा दिया है उसको आप आखिरी जुताई जब करते हैं उस टाइम डाल दीजिए उसको, और छाया में कहीं रख दीजिए। 3-4 दिन के बाद फिर से मिला दीजिए, बोरी से, गिल्ली बोरी से उसको ढक के रखिए। 7 दिन के बाद उसमें से 1.5 क्विंटल ले लीजिए, अपने खेत में डाल दीजिए। 50 क्विंटल जो बच गया है उसके अंदर फिर से 1.5 क्विंटल गोबर का खाद मिला दीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जितने दिनों तक चाहे आप उसको उतने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई तरल में इस्तेमाल कर रहा है तो वही 200 लीटर की टंकी, प्लास्टिक की जो टंकी आती है, बैरल आती है, उसके अंदर 200 लीटर में 2 लीटर डालिए, 1 किलो बेसन लीजिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए और 2 किलो उसमें 2 लीटर ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। सुबह शाम हिलाते रखिए, ढके रखिए उसको। 150 लीटर उसमें से निकाल के 7 दिन के बाद खेत में डाल दीजिए। 150 लीटर पानी फिर से डाल दीजिए। सुधारने का काम जो है वो ट्राइकोडर्मा करते हैं, तो उसका काम इस्तेमाल करिए, तो फिर इस बीमारी को रोका जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि दूसरी वैरायटी के ऊपर काम करना चाहिए। टाइम आ गया है, इसका एरिया जरूर कम होना चाहिए, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बाकी सेंट्रल में उधर तो ऑलरेडी कम हो गया है। तो जो वैरायटी अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर 238 की जगह आ रही है वो है CO0118। इस साल के अंदर, इस सीजन के अंदर उसका करीब 16% एरिया उस प्रजाति का हो गया है। परंतु बदलाव क्या करना है कि एक हल्की मिट्टी डालनी है, उसको 1.5 इंच के करीब मिट्टी डालनी है और उस
नाली को फूड रहने देना है 15 जून तक। बस जो 1.5 इंच मिट्टी डाली है वही डाल के रखिए, उसको भरिए मत 15 जून तक। यदि इतना एक ये बदलाव, इसमें कोई खर्चा नहीं लगा, इतना बदलाव कर दिया तो वो एक ऐसी प्रजाति है जो 238 के आसपास पैदावार दे देगी। यदि पाटा लगा दिया तो फिर नहीं दे सकती। सुनिए, एक अच्छी पेड़ी लेने के लिए क्या इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी पौधे की फसल, यही है ना। अच्छी पौधे की फसल हमेशा अच्छी पेड़ी की फसल देती, मानते हो कि नहीं? मिट्टी डालिए और उस फूड को फूड रहने दीजिए, 15 जून तक भरिए मत। तो आपकी जो अभी 1-1, 2-2 गन्ने बढ़ते हैं, वही 3 या 4 गन्ने उसमें से बढ़ जाएंगे। तो पेड़ी की फसल की कोई समस्या नहीं आएगी। तो पौधे की फसल को सुधार लीजिए, आपकी पेड़ी की फसल की अपने आप से रहेगा, वो कांटा रहेगा। जैसे ही पत्ता सूखेगा तो कांटा गिर जाता है, अपने आप ही गिर जाता है। ये नहीं है कि सारे सूखे पत्ते पे नहीं रहता है, गिले पत्ते पे। देखिए, गिनी चुनी जगह पे 239 वैरायटी है अभी। एक्चुअली क्या है कि गलती हम लोगों से ही हुई है सेंटर पे, या मैं अपनी गलती मान लेता हूँ उसका। हर एक इंस्टीट्यूट में या सेंटर में बहुत से ब्रीडर काम करते हैं, सबके काम बटे हुए होते हैं। करनाल केंद्र पर मैं अकेला ब्रीडर था, सारा काम मैं देखता था। 239, जब तक आप खेत में नहीं घुसोगे तब तक उसको नहीं पहचान सकते, बाहर खड़े होकर नहीं पहचान सकते कौन सी 238 है न, कौन सी 239 है, कौन सी 118। तो वो हमारे ही केंद्र पे लेबर ने जानबूझ के उसको मिला के धो दिया एक से। तो वहाँ से उसमें गड़बड़ शुरू हुआ और फिर और से बहुत से लोग नाम से चला रहा है, 118 के नाम से चला दो, 239 के नाम से चला रहा, तो उससे चला दो। परंतु अंतर है, सबसे बड़ा अंतर उसकी पोरी जो है वो है 118 की पोरी ऊपर से मोटी, नीचे से पतले। जैसे शीशे के एक गिलास में दूसरा गिलास डाल दे, इस तरीके से उसका करना है। जबकि 239 सिलेंड्रिकल है, एक समान है, उसकी पोरी की जो मोटाई है वो एक समान है ऊपर से लेकर नीचे तक। आँख में भी अंतर है, आँख होती है इसकी ओवल से अंडाकार टाइप की होती है। कई बार क्या है कि वो आँख के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली और होती है, उसको देख ले तो पेंटागोनल टाइप ऐसे इस टाइप से भी उसकी आँख देखती है, यदि उसको भी कंसिडर कर ले तो। तीसरा क्या है, जिसको आप कान है एक तरफ बड़ा है, 2 इंच का भी हो सकता है, इतना बड़ा है कि 1.5-2 इंच का खेत गन्ने के खेत से बाहर से आप देख सकते हैं, इतना बड़ा उसका कान है जो बड़े वाला। छोटे वाला करीब 1 सेंटीमीटर के करीब है और उतना ही 239 में एक तरफ, 239 में दोनों तरफ नहीं है। तो इस इंस्टीट्यूट से एक बहुत ही आसान सा वो बनाया है, यंत्र बनाया है, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है और पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हमने इस टाइप से बनाया है, उसकी 2 छड़े सी है, उसको गन्ने के पास अंदर गाड़ दीजिए, एक बटन दबाइए, उसमें अलग अलग रंग की लाइट जलती है। मान लीजिए उसमें लाल रंग की लाइट जली, इसका मतलब ये है खेत सूखा हुआ है, थोड़ा एकदम से पानी दे दीजिए। उसके बाद उसका एक ऑरेंज जो संतरे रंग का लाइट जलती है, इसका मतलब पानी दे दीजिए। मतलब लाल में तो ये है कि ऑलरेडी लेट हो चुका है, तुरंत दे देना चाहिए। यदि वो संतरे रंग की लाइट जलती है, इसका मतलब ये है कि पानी दे दीजिए। उसके बाद जो है ब्लू नीले रंग की लाइट, उसका जब वो नीले रंग में रहता है तो फिर ये है कभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कुछ दिन इंतज़ार कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल से 300 ग्राम या 400 ग्राम उसका वजन है कुल मिला के। कहीं भी ले जाइए। टेंशियोमीटर जो है, टेंशियोमीटर जो आप बात कर रहे हैं वो खेत में फिक्स करना पड़ता है। ये तो आपको एक ही यूनिट चाहिए, एक यूनिट कितने भी खेतों में पूरे गांव में उस एक यूनिट से काम कर सकता है। और हमने उसका जब अध्ययन किया था कोयम्बटूर के, 5 टन पैदावार भी बढ़ गई थी। तो पानी भी कम हुआ उससे और पैदावार भी बढ़ गई। तो पैदावार क्यों बढ़ी?
इसका मतलब ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। जो बात मैंने शुरू में कहा था, पंजाब का एग्जाम्पल दिया कि न ज़्यादा से इतना पानी कभी भी करने को नहीं चाहिए जिससे वो पानी खड़ा रहे उसके अंदर। इतना पानी होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर सब सूख जाए। इतना पानी देंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा, कई जमाने की जरूरत नहीं है। बिजली बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, चौड़ी विधि का, और ये इस पे भी मेरा फोकस है। पिछले 2.5 साल के अंदर हर एक जगह मैंने इसको बढ़ावा देने की बात की है। देखिए जो भी जिसका जो मोटाई है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की जो प्रजाति है, या मैं ये कहूँ 118 है, 238 है, 239 है, 15023 है, जो ऐसे मोटे गन्ने की प्रजाति है उसको दूरी ज़्यादा चाहिए। और हमारे जो करनाल केंद्र की जितनी प्रजाति है वो हम 3 फुट के लिए तो निकालते हैं। हमारे करनाल केंद्र के ऊपर 3 फुट से कम गन्ना लगता ही नहीं है। लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट से कम नहीं मिलेगी करनाल केंद्र पे। और आज से नहीं, जब से मैं 90 से बता रहा हूँ, 90 में मैं यहाँ आया था। उसका फुटाव तो होगा, परंतु ज़्यादातर फुटाव मर जाता है, वो गन्ने में तब्दील नहीं होता। दूसरा, दुकानदारों ने ये भर दिया गर्मियों में यूरिया मत डालिए, फुटाव के लिए यूरिया जरूरी है, तो और ज़्यादा मरता है। ये भी एक भ्रांति फैलाई दुकानदारों ने कि गर्मियों के अंदर यूरिया मत डालें। गर्मी नहीं होगी, आपकी गन्ने की पैदावार कम हो जाएगी, आपके वर्टिकली बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जब गर्मी होगी तो वो फुटाव करता है। तो इस साल 2-3-4 बार बारिश जो हुई है गर्मी के मौसम में, उससे फुटाव कम हुआ है, हाइट बढ़ गई है। हाइट ठीक है, हाइट आपको नॉर्मल लगेगी, परंतु फुटाव कम हुआ है। और ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। इवन जुलाई में ही मैंने कह दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल पैदावार कम होगी, तो वो सिर्फ बारिश का कारण है, उसका और कोई। यदि सही काम करे आप तो सिंगल एक आंख का टुकड़ा सबसे अच्छा है। आप टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि गन्ने के अंदर सबसे ऊपर की जो आंख है वो सबसे पहले जमती है। यदि पूरा गन्ना डाल दिया आपने खेत के अंदर तो ऊपर की आंख डलेगी, जमेगी, और जब तक वो खुद नहीं जम लेगी अपने से नीचे वाली को जमने नहीं देती। तो 15 दिन दूसरे में, तीसरे में 15 दिन, यदि 3 आंख तक है तो 45 दिन हो गए। और 45 दिन के अंदर जो उसकी नीचे की आंखें हैं जिसके अंदर कोई क्रिया शुरू नहीं हुई जमाव की, तो वो गल के खत्म हो जाती है। तो इसीलिए गन्ने का टुकड़ा करके बोलते हैं ताकि ऊपर की आंख की संख्या बढ़ जाए। तो जितने टुकड़े हुए उतनी ही आंख की संख्या, एक ऊपर की आंख होगी हर एक टुकड़े के अंदर। तो यदि आपने एक आंख का लिया तो एक ही है, 15 दिन में आपका जमा पूरा एक साथ जवाब। जो कहते हैं ना कि थाली एक तरफ से फेंकी और दूसरी तरफ निकल गई, ऐसा करना मिलेगा आपको यदि एक आंख का टुकड़ा बो दिया तो। बिल्कुल छोड़नी चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो, मान लीजिए आपके खेत के अंदर जो मिनी बग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, या एक और इंसेक्ट आता है स्केल इंसेक्ट जो कि जल भराव की स्थिति में आता है, वेस्टर्न यूपी में तो चांसेस उसके नहीं हैं, वो तो पत्ती जला देनी चाहिए। अदरवाइज जो है पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, चाहे वो किसी भी फसल की हो। उसको ज़मीन में मिलाएंगे तो आपका जो भूमि का स्वास्थ्य है उसको सुधार करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन को सुधार करेगा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं जो कि इन्हीं पत्तियों से आता है, यदि वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तभी आप जो ये केमिकल रासायनिक खाद डालते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो डालने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, तो जैसे ही उसको तो हरे कभी भी माचिस की तिल्ली मत दी, टोपर स्प्रे से नहीं रुकेगा। देखिए आपने सही समय पे डाल दिया ना, तो जो बाद वाली स्टेज है, जैसे इस साल काफ़ी जगह देखने में मिल रहा है कि चौथी पीढ़ी का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है।
जो कि सितंबर में आया है। यदि सही समय पर आप डालेंगे, मान लीजिए आपने मई के अंदर सही तरीके से डाल दी, तो जो सेकेंड फ्रूट आएगा, दूसरा पीढ़ी आएगी मई में वो रुक जाएगी, आपकी तीसरी पीढ़ी जो जुलाई में आएगी वो रुक जाएगी, और तीनों जब रुकी तो चौथी पीढ़ी का है जो नाम मात्र का आएगा, कहीं आया तो बच गया है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर संजय सिंह सर से, जो कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड से हैं। सर आप आइए और बताइए गन्ने में निवेश प्रबंधन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। आज यहाँ पे उनकी उपस्थिति जितनी बात उन्होंने शुगर केन गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए बताई, और जिस तरीके से आप सब लोगों ने इंटरेस्ट लेके जिस तरीके से सवाल पूछे, उससे ये बात जरूर प्रतीत हो गई कि शायद आज का ये कार्यक्रम जो यूनिवर्सिटी और इंसेक्टिसाइड इंडिया ने मिलकर रखा था, कहीं न कहीं वो सफल। इंसेक्टिसाइड इंडिया की हमेशा से कोशिश रहती है, आज हमारी पूरे भारतवर्ष में प्रेजेंस है, तो हम लोगों के पास अपने R&D सेंटर है, हमारा खुद का अपना बायोलॉजिकल सेंटर है जो शामली में है, तो चाहे वो माइक्रोराजा हो, चाहे NPK कंसोर्शिया हो, बहुत से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम खुद अपने रिसर्च सेंटर से ही बनाते हैं। गन्ना किसानों के लिए भी अभी कुछ रिसर्च में अभी 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरी समझ से शायद एक प्रोडक्ट तो अभी हाल फिलहाल 10-15 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगा, दूसरा एक दीमक और वाइट ग्लब के लिए प्रोडक्ट है, शायद उसको आने में भी शायद 1 महीने का समय लगेगा। तो हमारी अपनी पूरी कोशिश रहती है कि चाहे अभी आज चूंकि मैं गन्ना ग्रोवर के साथ में बैठा हूँ, खड़ा हूँ, तो मैं सिर्फ गन्ना के किसानों की बात करूंगा कि ऐसे बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनके अपने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और उनको भी अच्छी तरीके से आप अपने गन्ने के उत्पादन बढ़ाने में उस इनपुट को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लंच का भी टाइम हो रहा है, तो मैं आपके पीछे बहुत ज़्यादा समय न लेके मैं अपने कलीग मिस्टर अजय पाल सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा, जिनका हमारी एक पहचान है, टेक्टर ब्रांड किसान का एक हमारी पहचान है, और गन्ने से संबंधित जो हमारी रिकमेंडेशन है उन पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारी चर्चा जबकि डॉक्टर बख्शीराम जी ने करी, बहुत अच्छी जानकारी आपको दी, और उनका भी मकसद यही है कि कम खर्चे के अंदर अच्छा उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का भी मकसद यही है कि हमारा किसान कम खर्चे के अंदर कितनी अच्छी पैदावार ले सकता है, और इसके लिए इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड यूनिवर्सिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का मकसद यही है कि हमारा किसान इतना जागरूक हो कि वो एक खेती को बहुत अच्छे बिजनेस के तौर पे अपने लिए प्रस्तुत करे, और उसके साथ हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। इन्हीं चीजों की थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपके प्रदेश की है और डिस्ट्रिक्ट की है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट दोस्तों, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड जिसके ये गन्ने के एक फेमस उत्पाद आपके सामने हैं, और हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि हम खुद टेक्निकल बना के, प्रोडक्ट बना के, और आपके खेतों के लिए आपकी फसल की सुरक्षा का जिम्मा हम टेक्टर ब्रांड के निशान के साथ आपको देते हुए चले। तो ये कुछ सेलेक्टिव उत्पाद हैं जो गन्ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट कहा था फास्फोरस, DAP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रामबाण, ये सब हम लोग डालते हैं और बिजाई के टाइम डालते हैं। अब फास्फोरस तो हम डाल रहे हैं, क्या गन्ने की फसल को जितना फास्फोरस हम डाल रहे हैं वो फास्फोरस क्या पौधे को उपलब्ध हो रहा है? तो किसान भाइयों, जितनी फास्फोरस जमीन में हम डालते हैं उस फास्फोरस की अवेलेबिलिटी करने के लिए फसल को इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का उत्पादन माइक्रोराइजा 6 किलो से लेके 8 किलो पर एकड़ अगर आप माइक्रोराइजा की एप्लीकेशन करते हैं तो जितना DAP या सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हो उसके अंदर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को 60 से 80% तक
माइक्रोराइजा उपलब्ध करा देता है। और वो उपलब्ध कैसे कराता है? उन जड़ों में डेवलप होने वाला फंगस है जो कि माइक्रोराइजा के अंदर हमने उस चीज को डेवलप करा हुआ है। जब आप इसकी सॉइल एप्लीकेशन कर देते हैं तो फसल के पौधे की जड़ों के साथ मिलके माइक्रोराइजा जो एक जड़ों का रूप है उसको डेवलप कर देता है और जड़ों का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जड़ों के बीच में या खाली जगह पे पड़ी हुई डीएपी है उसको ये सूक्ष्म जड़ों के द्वारा उपलब्ध करा के पौधे को अवेलेबल कर देगा। जितनी ज्यादा फास्फोरस पौधे को मिलेगी आपका फास्फोरस उतना, आपका पौधा उतना ही तंदुरुस्त और उतना ही पोटेंशियल बनेगा। कुछ टाइम आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 6 से 8 किलो पर एकड़। दोबारा आपको एप्लीकेशन करनी है तो 50 से 60 दिन पर बिजाई करने के बाद आप कर सकते हो। यानी 2 एप्लीकेशन के तो पूरे साल की फसल है तो 2 बार इसको अप्लाई कर सकते हो। एक बार तो हमें करनी ही चाहिए। 6 से 8 किलो किसी मिट्टी में या केंचुए की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें मिला के आप डाल सकते हो और डालने के बाद हल्की सिंचाई आपको जरूर करनी चाहिए, जो कि अभी से रिकमेंडेशन आपके साथ पहले आ चुकी है। अभी मुख्य समस्या है जो हमारी फसल है, पूरे साल की फसल है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो हमने इसको दिया है खरपतवारों की समस्या, कीटों की समस्या और फफूंद जनित रोग। तीनों तरह के ये हमारे फसल को नुकसान करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो सबसे पहली समस्या है खरपतवार, वीड होते हैं और आप मोथा प्रजाति के भी कुछ वीड उगते हैं जो हमारी फसल के उत्पादन में बहुत बड़ा अवरोधक पैदा करते हैं। तो इनकी समस्या का समाधान किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड की टोकरी में बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्टों की ही बात करेंगे और ऐसे ब्रांडों की बात करेंगे कि जब आप यूज करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ट्रैक्टर ब्रांड के रूप में बहुत अच्छे उत्पाद हमें उपलब्ध करा रही है। नक्षत्रा अभी रिसेंटली लॉन्च करा है जो कि 2 रासायनिक केमिकलों का एक समायोजन बना के हमने फिट करा। आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नक्षत्रा जब आपके खेत में घास उग रहा है सही टाइम पे सही तरीके से सही डोज में अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभावी नियंत्रण आपकी फसल के ऊपर नक्षत्रा का मिलेगा। नक्षत्रा उगने वाली सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा प्रजाति के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए एक उत्पाद हमने इस साल लॉन्च करा है। ये सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, आप जानते होंगे सवा, सोनीघास, वाइपर, मकड़ा, दूब। ये घास हमने फोटो दिखाए ताकि आप इन घासों को पहचान सकें। चौड़ी पत्ती के घासों में कुंद्रा, चौलाई, पत्ता छट्टा, बोतना, दूधी, कांग्रेस घास ये आपके खेतों में होती है। ये हमारी चौड़ी पत्ती के घास हैं जो मोथा प्रजाति, साइप्रस रोटेटस, ये मोथा प्रजाति का वो है जो कि हमारा नक्षत्रा कंट्रोल करेगा। आगे जो भी घास है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नक्षत्रा 1250 ग्राम यानी 1250 ग्राम पर एकड़ नक्षत्रा को हमें 1 एकड़ के लिए लेके जाना है। और जो उगने वाला घास है, जिस घास को आप मारना चाहते हो उसकी अवस्था 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती तक की अवस्था होनी बहुत जरूरी है, या बिजाई के 25 से 40 दिन तक। लेकिन घास की अवस्था जरूरी है क्योंकि 2 से 4 पत्ती का अगर खरपतवार है और नक्षत्रा 1250 ग्राम पर एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ आप जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी नक्षत्रा का आपको स्प्रे करना है कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल के साथ आपको स्प्रे करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में उगने वाले खरपतवारों के ऊपर नक्षत्रा के बहुत प्रभावी नियंत्रण आपको मिलेंगे। वो रिजल्ट भी मैं आगे दिखा देता हूं आपको। लेकिन जिस टाइम नक्षत्रा का उपयोग कर रहे हैं उस टाइम खेत में पर्याप्त नमी का होना भी बहुत आवश्यक है। इन 3-4 चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने खरपतवार की जो समस्या है उसका संपूर्ण समाधान आपके खेत में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये नक्षत्रा के परिणाम है सर, आप देख लीजिए। जिसमें नहीं डला हुआ है उसमें घास का क्या स्टेज है और जहां पर डल चुका है वो घास जमीन में मिल चुका है। ये जितने भी रिजल्ट हैं ये 10 से 12 दिन के ऊपर रिजल्ट फील्ड के हैं और ये हमारे रिजल्ट नहीं है,
ये किसान के द्वारा खरीदा हुआ नक्षत्र और इस्तेमाल करे हुए खेत के ये परिणाम है। टर्नर जैसे खरपतवार एक हमारी मुख्य समस्या है, ऐसे ही गन्ने के अंदर दो कीड़े सबसे खतरनाक हैं जो आपको ज्यादा परेशान करते हैं, वो दीमक और सफेद गिराड़ यानी व्हाइट गर्म। और व्हाइट गर्म और टर्माइट के लिए आप बहुत सारी दवाइयां मिक्स कर करके बनाते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हमारा किसान एक ही बार में और बहुत अच्छा उसको प्रोडक्ट मिले। तो इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड इसी साल एक टर्नर प्रोडक्ट लॉन्च कराया भी, जिसको उपलब्ध होने में थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा। ब्रांड नेम है टर्नर। दीमक हो या सफेद गिराड़ हो, दोनों के कंट्रोल के लिए गन्ने के अंदर, मूंगफली के अंदर इस प्रोडक्ट को हम लेके जाएंगे। ये भी दो केमिकलों, 2 कंपोजिशनों का बना हुआ एक समावेश है, जो हमने आपके लिए एक सुनिश्चित मात्रा के साथ और बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन के साथ इस प्रोडक्ट को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सफेद गिराड़, दीमक या जो और भी लगने वाले जमीन में आने वाले कीड़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये इसकी विशेषता है जो आपके सामने है। टर्नर की जो हमारी सिफारिश है किसान भाई, अंदर 5 किलो टर्नर को आप सीधे खूंटों में बिजाई कर देंगे, या तो मिट्टी के साथ मिला के, या डीएपी मिला रहे हैं तो डीएपी के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। अगर कोई किसान भाई खूंटों में बिजाई नहीं कर सका और उसको बाद में पता लग रहा है, तो टर्नर को हम पहली सिंचाई के साथ जा सकते हैं, यानी टर्नर बिजाई के समय और बिजाई के बाद जब आप पानी लगा रहे हैं तो उस टाइम भी हम डाल सकते हैं। हमारी सिफारिश ये है। लेकिन टर्नर का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, अगर हमने खूंटों में बिजाई कर दी या बिजाई के बाद जब आप पानी लगा रहे हैं, तो 5-5, 6-6 महीने तक उस खेत के अंदर दीमक और सफेद गिराड़ का अटैक दिखाई नहीं दिया। यानी बहुत प्रभावी नियंत्रण और लंबे समय का नियंत्रण टर्नर आपके गन्ने के खेत में रिजल्ट देके जाएगा। कभी कभी होता है कि हम प्रोडक्ट डाल देते हैं और हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो प्रोडक्ट का रिजल्टों के ऊपर यानी रिजल्ट कम टाइम के लिए होते हैं, जबकि टर्नर आपके लिए बिल्कुल ठीक है कि उच्च तापमान में और निम्न तापमान में इसके रिजल्टों पे कोई भी वेरिएशन या कोई भी अवरोध नहीं आता। जितने दिन का रिजल्ट और जितना प्रभावी नियंत्रण है उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो इसकी डोज है 5 किलो पर एकड़ हमें अपने खेत में इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये कहें कि दीमक कम है मेरे खेत में या गिराड़ कम है तो मैं 4 किलो डाल दूं, या मेरे खेत में अटैक ज्यादा है तो मैं 7.5 किलो डाल दूं, किसान भाइयों जो सिफारिश की हुई मात्रा है उसी मात्रा को उसी सही टाइम पे सही तरीके से आप डालेंगे तो प्रोडक्ट सफल प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर हम कहीं खिलवाड़ करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं दिक्कत हमें आ जाती है। ये आप फसेंट देख रहे होंगे, ये जो हमारा बम्बूसा होता है, बांस होते हैं। अगर दीमक को सही रूप से देखना है कि मेरे खेत में दीमक का अटैक है या नहीं है, तो बांस की फसंट लेके आप गाड़ देना। अगर दीमक होगी तो आपको 6ठे दिन बता देगी और प्रोडक्ट के लंबे रिजल्ट होंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे कि जैसे आपने फसंट गाड़ी थी ऐसे ही निकलेगी और टर्नर के ऐसे ही रिजल्ट है। ये भी बिल्कुल पॉर्न एरिया में जहां दीमक का पूरा अटैक था वहां के ट्रायल है सर। किसान भाइयों, जैसे ही CTPR का टेक्निकल पेटेंट खत्म हुआ, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड एक देश की ऐसी कंपनी है आपके देश की जो खुद टेक्निकल बना के और अपना प्रोडक्शन बना के अपने फार्मरों को बहुत वाजिब रेटों के ऊपर हम प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। सेम टाइम पिछले साल हमने भी अपना एक प्रोडक्ट CTPR ब्रांड में दिया था और बहुत बड़ी सक्सेस आपको आपके साथ हमें मिली। शायद बहुत किसान होंगे यहाँ जो जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा होगा। तो गन्ने की कीट की सबसे बड़ी समस्या है मिशन, और आप में से शायद कुछ ना कुछ जिम्मेदार जरूर होंगे जिन्होंने पिछले साल मिशन इस्तेमाल करा होगा। CTPR इसका है, दोनों फॉर्मुलेशन हम दे रहे हैं, ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन और SC फॉर्मुलेशन। और अर्ली टॉप ऑर्डर के लिए इससे बड़ा टेक्निकल कोई नहीं है। सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि कंपनी बढ़िया हो,
क्वालिटी प्रोडक्ट हो, सही टाइम से अगर डालेंगे तो सही रिजल्ट आपको मिलेंगे। हमारा एक ही वादा है, 7.5 किलो पर एकड़। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय तरीका सब डॉक्टर साहब बोल चुके, और किसान से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता। मेरा मानना यह है कि जो किसान करता है वो सबसे बड़ी डॉक्टरी होती है। तो सही टाइम पे सही तरीके से सही डोज में अगर आप मिशन को लेके जाते हैं तो जो इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड थे उन ब्रांडों का मुकाबला आपका मिशन आपके साथ काम करके जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहने से गुरेज नहीं होगा मेरे को, ना ही मेरे को किसी उसकी बात है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड ने आपके मिशन के ऊपर जब ये पैकिंग बनाई तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है, तो अजय देवगन की फोटो को हमने छापा। और सर कई गांव में ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया कि किसान को मिशन नहीं पता, किसान को ट्रैक्टर ब्रांड नहीं पता, लेकिन उसको ये पता था कि अजय देवगन का फर्टेरा आया तो मेरे को अजय देवगन का फर्टेरा चाहिए। और सर 3 दिन वेट करने के बाद फार्मर लेके गया तो मिशन क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पिछले साल लॉन्च करा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किसान के द्वारा आई है। तो बहुत वाजिब रेटों के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ मिशन एससी और मिशन को हमने लॉन्च करा हुआ है। जब आपको अप्लाई करना है, चाहे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में करना है या सेकंड वीक में करना है, तब आप 7.5 किलो पर एकड़ अगर आपको ग्रेनुअल फॉर्मुलेशन में डालना, रिजल्ट आपको आपकी फसल के कीड़े के ऊपर बहुत बढ़िया नियंत्रण के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है गन्ने का, तो इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का, जैसे हमारे डीपी साहब ने बताया, बायोलॉजिकल का जो हमारा यूनिट है वो आपके शामली में ही है, और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे प्रोडक्शन के साथ इस साल हमने लॉन्च कराया निरोग, जो कि ट्राइकोडर्मा है। तो ट्राइकोडर्मा आपका एक सच्चा मित्र है जो आपकी जमीन को स्वस्थ बनाता है, और जमीन के अंदर भूमि जनित जो रोग है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा। 2 किलो पर एकड़। नेक्स्ट, बिजाई के टाइम भी अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट के मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट देते हैं, वो पूरा क्वालिटी क्वांटिटी के साथ भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ट्रैक्टर ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आप अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे, रोगों के फंगस है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट कंपनी ने इस साल लॉन्च करा है, तो आप इस्तेमाल करें। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल के आए थे। हम एक प्रोडक्ट है हमारा इसमें, अगर कहीं भी पोका बोइंग आपको गन्ने के ऊपर दिखाई देता है और कोई भी रोग आने से पहले लक्षण आते हैं, जैसे ही कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं, यानी प्रारंभिक लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो हमें रोग को वहीं पर नियंत्रित करना चाहिए। ये निशान केमिकल जापान का प्रोडक्ट है। दो टेक्निकल इसके साथ कंपोजिशन है, तो इसके रिजल्ट पोका बोइंग में बहुत अच्छे हैं। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों रूपों में ये प्रोडक्ट काम करता है। नेक्स्ट, 150 से 200 ml पर एकड़, यानी इसकी डोज है 150 से 200 ml पर एकड़। 200 से 250 लीटर पानी आपकी क्रॉप की हाइट के अकॉर्डिंग आपको पानी स्टेब्लिश करना पड़ेगा। और हमारी सिफारिश है कि जब लक्षण दिखाई दे तो आप HP को 150 से 200 लीटर आप लेके जा सकते हैं, तो इस रोग का नियंत्रण आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। दोस्तों, हर कदम के साथ कोई भी आपकी क्रॉप है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी डिजीज है, सबको सुरक्षा करने के लिए हमारे पास उत्पाद है। ट्रैक्टर ब्रांड हमारा फेमस अपनी मोनोग्राम है। आप इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई अगर जवाब चाहते हैं, कोई भी समस्या है, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं। 7231 आप लिख सकते हैं, 7231 000 514। कई पहलू, जैसे अभी सहारनपुर से, हमारे बिडवी से सुधीर कुमार जी ने प्रश्न किया था, की बार कम है। ये वास्तविकता है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की वास्तविकता है कि गन्ने के उत्पादन में 25-30% उत्पादन कम है, और इसी कारण हमारे किसानों की पौधा भी जनवरी में ही कटे, उसका इस प्रकार से रख रखाव करें कि उसका उत्पादन अच्छा हो जाए पेड़ी का। और दूसरा एक, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो
आज के समय में गन्ने में हम चर्चा करते हैं बड़े बड़े प्लेटफार्म पे, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा इस मंच पे भी, आप में से कोई भी गन्ना किसान ऐसा नहीं है जिसको पहले से ना पता हो वहां गन्ने की गोष्ठी है। कोई भी किसान, मैं शामली में 5 साल रहा हूं, 5 साल से जनपद शामली पिछले गन्ना उत्पादन में नंबर 1 रहा है, लेकिन मेरा पहला ध्येय वही रहता था जब किसी गोष्ठी में जाओ तो आपके हाथ में गन्ना हो। लक्षण पूछने पर आपसे अभी पुक्का बोइंग के लक्षण पूछे गए थे, किसी पे स्पष्ट लक्षण नहीं बताए गए। निवेदन है जब भी गोष्ठी में आओ आपके हाथ में प्रभावित चीज, प्रभावित फसल का पौधा होना चाहिए। आज गन्ने पे चर्चा थी, गन्ने का पौधा आपके हाथ में होना चाहिए था, नहीं तो आप यदि इतना विश्वसनीय रखते हैं तो आप में से कोई भी किसान भाई हाथ उठा कर पुक्का बोइंग की तीनों स्टेज, अभी हमारे पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर बक्सीराम जी ने भी आपको बताया पुक्का बोइंग के लक्षण, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, 3 लक्षणों के 3 स्टेज है। अब मुझे एक भी किसान तीनों स्टेज हाथ उठा के बता दे कि ये मुझे पता है। हम लोग 90% ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30% केवल इसकी देन है, 25 से 30%। टॉप बोरर के कारण गन्ना गया। 5 पीढ़ी आती है, यदि एक पीढ़ी में एक सुंडी बच जाती है तो अगली सुंडी 250 जन्म देती है, 250 अंडे देती है, और एक साल में 5 बार आती है तो करोड़ों की संख्या में एक खेत में एक सुंडी की सामर्थ्य होती है, करोड़ों की संख्या में पहुंचा दे। उसका नियंत्रण मेरे साथी वैज्ञानिक अभी आपको बताएगा, कर ही नहीं सकते। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें हमेशा बढ़वार और टिलरिंग चलती रहती है। पहले मदर सूट बनेंगे, उसके बाद साइड टिलर्स बनेंगे। सारी दवाइयां मदर सूट के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, साइड टिलर्स बराबर में फूट के आते रहते हैं, जिस कारण से हमारी ज्यादातर दवाइयां काम नहीं करती है। अब यहाँ पर हम यदि उसे ट्रेंच पे लेके जाते हैं, दूरी का मतलब क्या है? पहले ट्रेंच साधारण ट्रेंच होती थी जिसमें हम नियम था 4 फीट में कुंड निकाला जाएगा, बीच की दूरी 4, 4.5, 5 फीट। 4 फीट सबसे ऑप्टिमम है यदि फरवरी मार्च में गन्ना बोते हैं, और यदि गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं तो 2 परिस्थितियां आती है। पहली, 2 कुंड बोने के बाद 1 कुंड छोड़ दिया जाए, या एक ही ट्रेंच के अंदर 2 कुंड की बुआई कर दी जाए। सबसे अच्छा रिजल्ट यही आता है कि आप या तो 2 कुंड बोने के बाद 1 कुंड छोड़ दो, या एक ही ट्रेंच के अंदर 2 कुंड की बुआई करो, तो निश्चित तौर पर आपका जमाव और उत्पादन बेहद अच्छा होगा। पास लगी है अब तक सबसे मेजोरिटी में को 0238 वैरायटी है। उसके बाद जो वैरायटी है को 0118, को 98,014, को 15,023, को 713,235, को लग 14,201, को 717,271। जोन सी वैरायटी 2 से 3 वैरायटी आपके पास उपलब्ध हो, आप अपने उन्हीं तीनों वैरायटियों को 4-4 कुंड अपने खेत में लगाएं। हर खेत में हर वैरायटी अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है। किसी के खेत में 15,023 अच्छा चलती है, किसी के में 13,235 अच्छा चलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार सारी रिलीज की गई है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है। इसलिए निवेदन है अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी अन्य वैरायटी, और यूरिया से खेती होती है, पोटास से खेती हम लोग कम करते हैं, बहुत ही कम पोटास डालते हैं। आप में से ऐसे कितने किसान भाई हैं जो पोटास डालते हैं? तो हाथ उठाएं। 1700 रुपए का कट्टा है, महंगा हो गया, पहले डालते थे अब नहीं। विकल्प हमारे पास है, यदि आपको लगता है वो इतना महंगा बैग हो गया है तो हम बुआई पे ना डालें। खड़ी फसल में फुटाव होने के उपरांत जैसे फुटाव की प्रक्रिया शुरू होती है, 0050 आता है एक पैकेट, आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। उसे बुआई करने में वी शेप का कुंड बनता है इस प्रकार का, और वी शेप का कुंड बनने में बुआई कैसे होती है, क्रम की बात मैं कर रहा हूँ। वी शेप का कुंड निकला, फिर गन्ने के टुकड़े डले, उसके बाद परिवार का एक सदस्य या मजदूर कोई रहता है वो उसमें खाद डाल देता है और फिर पाटा लगा देते हैं। यही क्रम है या कुछ परिवर्तन है? 90% इसी क्रम पे है। इस क्रम में बुआई करने से 10 से 15% जमाव कम हो जाता है। आज तक बुआई इसी क्रम से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बुआई में इस क्रम से करने से 10 से 15% जमाव कैसे कम हो गया? वी शेप का कुंड निकला, गन्ने का टुकड़ा डाला, खेत बहुत अच्छा तैयार है, आपने गन्ने का टुकड़ा डाला, और टुकड़ा डालने के बाद गन्ने की जो बुआई होती है, कोई भी बुआई करे वो कुंड के अंदर ही चलेगा।
हर एक गन्ने के टुकड़े पर पैर रखा जाएगा। यदि कोई नहीं रखता है तो घर में बुजुर्ग है, सबसे पहला काम यही है गन्ने के टुकड़े पर पैर रखो ताकि ये सीधा रहे, जब पाटा लगेगा तो उखड़ेगा नहीं। वी शेप का कोण था, गन्ने का टुकड़ा डाला और उसके ऊपर फिर हमने खाद डाला। जब वो गन्ने का टुकड़ा डाला तो वो दोनों तरफ से मिट्टी में सेट हो गया। उसके बाद डाली डीएपी, और यदि डीएपी का दाना उस आंख पर आकर रखा गया तो वो आंख वहीं सड़ जाएगी, कभी जमाव ही नहीं करेगी। गन्ने में आंखें कैसे होती है? अल्टरनेट, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। यदि गन्ने का टुकड़ा सीधा डाला तो एक आंख ऊपर एक नीचे, ऊपर वाली डीएपी ने खराब कर दी। यदि टेढ़ा डाला तो एक दोनों साइड में आएगी, दोनों जमेगी। लेकिन यदि हमें इस ऊपर वाली आंख को बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि केवल वो जो खाद डालने वाला मजदूर है उसको बुआई में सबसे पहले शुरू करो। पूर्ण बना वी शेप का पहले खाद डाले, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डाले, ताकि वह डाई उस आंख को प्रभावित ना कर। हमेशा ऊपर वाली आंख जमेगी, गन्ना टेढ़ा होगा तो दोनों तरफ की आंख जमेगी, लेकिन नीचे वाली आंख कभी भी घुमा करके जमाव करके नहीं आती है। यदि 1% आ जाती है तो उसमें फुटाव नहीं होता है, केवल मदर सूट ही रहेगा। वह जो पहली गांठ फुटाव वाली होती है वो जमीन के अंदर ही रह जाएगी। इसलिए मात्र क्रम बदलने से 10 से 15% जमाव बढ़ रहा है। निवेदन है कि बार जब बुआई करो पहले खाद डालो, उसके बाद गन्ने के टुकड़े डालो। ये मैं विस्तार से फिर किसी दिन बताएंगे। अब जो मेरा मुख्य उद्देश्य था गन्ने के मुख्य रोग के बारे में, तो सबसे पहला रोग है रेड रोट, लाल सड़न रोग। इसमें पत्ती पर लाल रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं। सबसे साधारण सी पहचान है, हर किताब में लिखा है, हर आदमी को पता है पत्ती पर लाल रंग के धब्बे आ जाते हैं। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी पोस्टें में पूछता हूँ ये लाल रंग के धब्बे कैसे पहचाने कि ये इसकी कमी है? लाल रंग के धब्बे तो और कारण से भी आता है। कारण यदि किसी भी मिडरिप के ऊपर से वहां से इंसेक्ट गुजर गया तो वो इंसेक्ट जब वहां से गुजरेगा तो उसको खुरच के चलेगा वहां से, और खुरच के चलने से पिगमेंटेशन हो जाता है, लाल रंग आ जाता है। अब किसान को कैसे पता कि ये लाल रंग इंसेक्ट का है या आपके रेड रोट डिजीज का है? इसका सबसे बढ़िया साधारण फार्मूला है, जब आपके खेत में रेड रोट होगा तो पत्ती की जो मिडरिप है इसके पिछली तरफ भी लाल रंग निकल के उसके वहां पर कंटिन्यूएशन मणिया जैसी संरचनाएं बढ़ती हुई चली जाएगी, लेकिन मध्य सिरा के ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी सूख जाएगी। विल्ट में आपकी पत्तियां मोल्ट होकर नीचे की तरफ जाकर सूख जाएगी। दोनों का अंतर यदि खेत में बाहर से देखना है तो आपको साफ स्पष्ट नजर आएगा। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के लिए सबसे बढ़िया है कि आप उसमें STD सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, जो अभी हमारे पद्मश्री जी थे, इनके ही संस्थान द्वारा बनाई गई डिवाइस है। वैक्यूम प्रेशर के द्वारा, समय नहीं है हमारे पास, इसमें हम गन्ने के टुकड़े करके डालते हैं, वैक्यूम प्रेशर के द्वारा 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पूरे अंदर से दवाई को गुजार देती है। ये वैक्यूम प्रेशर से चलती है, कोई हमारी दवाई है इसके अंदर डालते हैं तो उसमें वैक्यूम के माध्यम से पूरा ट्रीटमेंट हो करके आपको दे देती है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी बता रहे थे, ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम, यदि समय आपके पास पर्याप्त है 10, 12, 15 दिन का, यदि समय कम है तो ट्राइकोडर्मा की मात्रा बढ़ा दो गोबर के साथ में, और उसकी मात्रा को बढ़ाकर तब खेत में बुआई से 3 दिन पहले भी अप्लाई कर दोगे तो कामयाब रहेंगे। हमेशा प्रयास करो, जिस खेत में रेड रोट आ रहा है पहले तो फसल चक्र करो, अन्यथा उसमें वैरायटी जरूर बदल दो। एक ही वैरायटी को बार बार इस्तेमाल न करो। उधर फोटो नजर आ रहा है, उस फोटो में क्या गुण है? उस फोटो में ये गुण है कि ये वैरायटी रेड रोट के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब लाल सड़न रोग ने गांठ पर प्रेशर तो बनाया है अंदर घुसने के लिए, लेकिन ये उसके प्रति रोग रोधी है, तो वो गांठ के अंदर वो लाल सड़न रोग उसके अंदर घुस नहीं पाता है। ये वैरायटी का रेजिस्टेंस हो करता है, इसलिए रोग रोधी प्रजातियों का चुनाव करें तो ज्यादा अच्छा है। दवाइयाँ आपको वेल नोन है, साइब्रेट मिथाइल, बेसिकली इसको गन्ने का कैंसर कहा जाता है। प्रयास किया जाए, शुरू से ही प्रबंधन किया जाए और प्रारंभिक अवस्था में आइडेंटिफाई करके ही रोकना शुरू कर दिया जाए। बाद की अवस्था में आने में केवल दिन बढ़ाए जा सकते हैं, 100% उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये दूसरे वाला गन्ना है जो मैं अभी विल्ट की बात कर रहा था, जिसका वहां से हमने नीचे से काट के दिखाया था। अब पोरियों को देखो, पोरियों इसमें इंटरनोड जो गांठ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, वहां गांठों पे कोई दबाव नहीं आया, तो इसलिए गन्ना पूरा खड़ा रहेगा, लेकिन पत्तियां नीचे को मोल्ड कर जाती है, पूरी नीचे को झुक जाएगी। ये अंतर है दोनों में, विल्ट में और आपके रेड रोट में। एक ये भी समस्या आपके खेतों में आ रही होगी, इसमें कंडवा रोग।
गोब चाबुक जैसी काली होकर निकलना शुरू हो जाती है। काली गोब होगी, काला चूर्ण सा बनेगा, इसके ऊपर एक झिल्ली बनी रहती है सिल्वर कलर की। इसका कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और साधारण तरीका है, निवेदन है, कभी भी इसके पौधे को सीधा ओपनली ना काटो। हमारे किसान की पहली प्रैक्टिस है, जहाँ पौधा दिखा वैसे ही काट के बाहर निकाल दिया। नहीं, आपको उसे पहले किसी पॉलीथीन से या प्लास्टिक बैग से ढकना होगा तब, नहीं तो इसका जो चूर्ण है ये आपके दूसरे पौधों पे डल जाएगा। अब नहीं, 3-4 महीने बाद दोबारा से फिर दूसरे पौधों में यह समस्या नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये पोका बॉइंग के लक्षण पर भी बात हो रही थी, उसके लिए तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, पोका बॉइंग में भी एक सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। एक चीज इसको भी प्रभावित कर रही है, पोका बॉइंग के साथ में बोरोन की डेफिशिएंसी भी आ रही है। यदि पत्तियां श्रिंक कर रही है और वहां पर येलो कलर का धब्बा नहीं बना है, इसका मतलब पोका बॉइंग नहीं है, पोषक तत्व की डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ केवल श्रिंक करते ही पत्ती को सुकड़ना होते ही सार आदमी ने मान लिया, कह लगे नहीं हमारे खेत में पोका बॉइंग आ गया और हमने उस पर स्प्रे करना शुरू कर दिया। और स्प्रे फंजीसाइड का हो रहा है, न कि उसमें किसी न्यूट्रिएंट का। और जब बोरोन डेफिशिएंसी वहाँ पे आ रही है तो वो केवल न्यूट्रिशन की सप्लाई से दूर होगी, न कि उस पर COC या थायरॉइड मिथाइल का इस्तेमाल करने से। ये श्रिंक करता है, श्रिंक के साथ साथ येलो कलर का वहाँ पर पैच देगा और उसके बाद रेडिश कलर में कन्वर्ट होगा। इसकी अगली फेज, पहली फेज से वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से अगली फेज में क्या आएगा, ये क्लोरोटिक फेज है। अगली फेज आएगी तो गोब खराब हो गई है, पहले पीलापन, उसके बाद लाल रंग के धब्बे, फिर गोब खराब हो गई, गोब सड़ गई, अब साइड की बड़ वहां से स्प्राउट करके चल रही है, वो गन्ना वहां पे खराब हो जाता है। नेक्स्ट, तीसरे वाली में ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर से गन्ना चाकू से काटा, बराबर बड़ी आंख खराब करके चल पड़ी। ये पोका बॉइंग की तीनों स्टेज है जो बार बार हमारे खेतों में आती रहती है। जो अभी बात कर रहे थे, हमारी जो 767 वैरायटी थी, ये माइकोप्लाज्मल डिजीज होता है, ग्रासी सूट डिजीज, झुंडनुमा बीमारी। लेकिन इस बीमारी को यदि कंट्रोल करना है तो सबसे पहले खेत से कंट्रोल करना होगा। खेत में आने के बाद ट्रांसमिट करने के लिए कोई फंजीसाइड काम नहीं करता, केवल वेक्टर इंसेक्टिसाइड के द्वारा वेक्टर को रोकना है, जो उसको फैलाने वाला है उसको रोकना है, कीड़े को रोकना है। रस चूसने वाला कीड़ा इसका रस चूसता है, दूसरे का रस चूसता है तो दूसरे में फैल जाता है। पौधे के मुकाबले पेटी में बहुत ज्यादा होता है, पौधे के मुकाबले पेटी में ज्यादा है। क्यों? ये झुंडनुमा बीमारी पेटी में ज्यादा क्यों होती है? कारण है जो हमारे काटने वाले यंत्र है, पलगटी है या जो भी हम लोहे का यंत्र उस पर ले रहे हैं, पहले हमने उससे खराब गन्ना काट दिया, ग्रासी सूट का डिजीज का गन्ना कटा, उसी पलगटी से आगे दूसरा स्वस्थ गन्ना कटा, फिर तीसरा कटा, वह बीमारी उसके उसमें तो थी, अगले वालों में उसका रस लगा, वो उसमें भी फैलने शुरू हो गई। इसलिए पौधे के मुकाबले पेटी में ज्यादा। अब कहेंगे कि यहाँ समाधान क्या करें भाई, वो तो बार बार तो ट्रीटमेंट किया नहीं जाने का। निवेदन है, यदि आप प्लांट का अध्ययन करेंगे ना, खेत में जाएंगे तो बामुश्किल 15 से 20 आपको ऐसे क्लम्प मिलेंगे जिनमें यह समस्या होगी। जिस दिन कटाई होनी हो उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले वे क्लम्प एक दराती से या एक पलगटी से कटवा कर पहले ही बाहर निकलवा दो, ताकि जब आपका मजदूर वहां पर काटेगा तो वो एक तरफ से काटे, उसकी दराती में वो इन्फेक्टेड पौधा ही नहीं मिलेगा तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। छोटा सा विकल्प, ये पहले से चीजें हमारी चल रही थी, जो हम 5 चीजों को लेके चल रहे थे। 5T गन्ना विभाग भी चला रहा है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा भी हम चल रहे हैं, इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। 5T विद 1V। 1V का मतलब है वैराइटल रिप्लेसमेंट, प्रजातीय बदलाव भी साथ साथ जरूरी है। ट्रीटमेंट, ट्रेंच मेथड, ट्रीटमेंट, ट्राइकोडर्मा, टॉप पोर्शन नर्सरी और टाइम ऑफ सोइंग, हर चीज अपना रोल प्ले करती है। जो इसके साथ साथ अब समय आ गया था, वो आ गया है प्रजाति बदलने का। प्रजाति बदलना आपको नितांत आवश्यक है। 10 से 15% प्रजाति अवश्य बदलते रहो अपने खेतों में। नेक्स्ट बाजी, धन्यवाद। आपके बीच आ रहे हैं डॉक्टर SS ढाका सर, वैज्ञानिक कीट विज्ञान। सर प्लीज आप आइए और कीट प्रबंधन से रिलेटेड जो है वो हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। धन्यवाद मैडम। तो यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी वैज्ञानिकगण और हमारे आदरणीय किसान भाइयों, मैं अपनी बात बस 5-7 मिनट में खत्म करूँगा। मेन मेरा सब्जेक्ट है कीड़ों वाला। उसके बाद फिर बात जो प्रश्न पूछने थे आपसे वो पूछेंगे, उसके बाद ये जो इनाम दे रहे हैं वो उसे मिलेगा जो प्रश्नों का जवाब देगा।
तो पहली बात तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो अभी पहले। कोई कीड़े से संबंधित अगर आपको बात पूछनी हो कभी अपने किसी भी फसल में, मतलब आज तो गन्ने वाली बात है लेकिन और भी सब फसल किसान भाई करते हैं, तो मेरा नंबर है 94 12 11 44 09 और डॉक्टर SS ढाका मेरा नाम है। कीड़ों वाली समस्या आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब मैं प्रयास ये करूँगा कि आपको जो गन्ने में लगने वाले मुख्य कीड़े हैं उनकी सिर्फ पहचान करवा दूँ यहाँ। बाकी तो आप सब जान ही गए, डॉक्टर साहब ने बहुत बता दिया, हमारे पहले डॉक्टर बख्शीराम जी ने बहुत बातें बता दी थी, कंपनी वालों ने बहुत बता दिया। आप पहचान कर लो और 2-3 मेन बात जो कीट नियंत्रण या बीमारी नियंत्रण से संबंधित है वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब ने बख्शीराम जी ने एक चीज बताई थी ना कि हम ऐसी बहुत सारी चीज करते हैं खेती में जो करनी नहीं चाहिए। मतलब हम यहाँ से खड़े होकर जब बात करते हैं तो बहुत सारी तो आपको ऐसी बात बताते हैं कि ये करो ये करो ये करो, लेकिन उसके साथ एक जरूरी चीज ये भी बतानी चाहिए, यहाँ बताते हैं कि ये मत करो। तो मत करने वाली पे भी उतना ही ध्यान देना जितना करने वाली पे देते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये समझो आप कि खेत में दिखाई देने वाला हर एक कीड़ा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता। ठीक, अगर आप कीड़े देख रहे हो, आप एकदम से सब परेशान हो जाते हो कि हमारे खेत में तो कीड़े लग गए, तो पहली चीज तो ये खत्म करो अपने मन से। दूसरी चीज, हर नुकसानदायक कीड़ा भी आर्थिक रूप से नुकसानदायक नहीं होता। अगर मान लिया आप ये समझो कि आपके खेत में कोई कीड़ा लग गया और वो पूरे टाइम अगर लगा रहता है, हम कुछ भी नहीं करते उस पर, तो वो आपके खेत में 50 रुपए का नुकसान कर देता। लेकिन हमने उस कीड़े को मारने के लिए बाजार से 100 रुपए की दवाई लाकर उसमें डाल दी, तो ये क्या हमारे लिए आर्थिक रूप से अच्छा निर्णय था? इससे अच्छा तो हम 50 रुपए का उसे ही खा लेते थे, तब भी हमारे तो 50 रुपए तो बच जाते। हमने 50 रुपए बचाने के लिए 100 रुपए खर्च कर दिए। ठीक, 2 चीज हो गई। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी कीड़े या बीमारी का एकमात्र इलाज ये नहीं होता कि हमने अपना पौधा पत्ता उखाड़ा, दुकानदार के पास गए और उससे दवाई लाकर उस पर छिड़काव कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं कीड़े और बीमारियों को रोकने के, जो हमें रोकने चाहिए, करने भी चाहिए। जैसे कि हम जबरदस्ती का बहुत सारा उसमें खाद ना डालें, या और कई काम है। जैसे अब आपके इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या ये होगी, डॉक्टर साहब ने भी उठाई थी, कि हम सिर्फ यूरिया और DAP के भरोसे जो खेती कर रहे हैं, आपके खेतों में पोटाश की कमी है। तो अगर आप NPK डालना शुरू कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आजकल एक और बढ़िया आज के लिए जो घुलनशील उर्वरक आ गए हैं, NPK 18-18-18, 19-19-19, 20-20-20, 0-52-34 या 0-0-50। जैसे इस टाइम गेहूं की फसल घटी है आपके सबके खेतों में, अगर गेहूं में इस समय आप जब करीब 15-20 मतलब 70 दिन के आसपास का गेहूं है, सिर्फ आज जितने लोग यहाँ से मेरी बात सुन के जा रहे हो, इतना काम कर लेना। इस टाइम 65 से 70 दिन की फसल पे एक स्प्रे 0-0-50 का 1 किलो एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बना कर देना। सिर्फ एक काम, एक खेत में कर लियो, एक में मत करना, दोनों में अंतर देख लेना पैदावार में। सिर्फ इतना सा एक काम करोगे 100-150 रुपए के खर्चे में, बस 1 एकड़ में 1 किलो 200 लीटर पानी। घुलने में कई बार ये थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो पहले थोड़ा सा 2-4 लीटर गर्म पानी लेके उसमें घोल के आराम से घोल बनाकर फिर मेन घोल में से डाल के आप स्प्रे करो। तो ये थोड़ी सी हम कई बार, क्योंकि आप अपने भी देखो ना, हम जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें कीड़े, हमें जो है बीमारी कम लगती है, लेकिन जब हमारा अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बीमारी भी उसे ज्यादा घेरती है, कमजोर वाले आदमी। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। अब मेन बस मैं आपको कीड़े कौन कौन से लगते हैं उनके पहचान के लक्षण दिखा रहा हूँ, कीड़े दिखा रहा हूँ, ये आप जल्दी से देख लो, फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या गन्ने में इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे लिए काफी बढ़ रही है, सफेद गिडार। सब जानते हैं, ये ऐसी इसकी गिडार होती है और इसका ऊपर जो है वो प्रौढ़ है, इसका एडल्ट। दोनों ऐसे होते हैं, एक ही चीज है, एक है इसका बच्चा, एक है बड़ा। अब इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये 2 तरह के, मतलब है एक ही कीड़ा, 2 अलग-अलग फॉर्म है। बच्चा तो हमारे गन्ने के नीचे जड़ों में खाता है, यानी वो सुंडी जो गिडार है, और बड़ा वाला जो कीट है इसका जो भौरा है वो खाता है। ला जाके दवाई लाके छिड़कोगे आप, ये काम भी करोगे तो हो सकता है कि इसमें काफी करोगे। और जैसे ये जो ये लग रहे हैं प्रकाश प्रपंच कहते हैं इन्हें, इन पे कीड़े आपके आकर्षित होते हैं, इन्हें आकर्षित करके मार लो। एक बड़ा कीड़ा अगर आपने मार दिया तो वो जो 50 साल जैसा होता है, सिल्क जैसा, उससे लटकती है, लटक कर हवा से ऐसे झूल के पास बड़े पौधे में पहुंच के उसके अंदर घुसती है। तो अगर हमने वो पत्ती बिछा रखी तो जब उसमें से निकल के झूलना शुरू करेगी ना हवा से, तो ये हमारे स्वस्थ गन्ने पर जाने की बजाय उस पत्ती में लटक के वहीं मर जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा नियंत्रण है। और एक हल्की सी सिंचाई कर दो इसकी,
और व्रत गोभी ये जो बीच बीच के ये खींच के निकाल दो और अप्रैल मई तक तो बड़ी आसानी से आप चाहो तो पूरा जमीन के सतह से इसे काट के जानवरों को खिला दो, उसके बाद भी बहुत बढ़िया कल्ले फूटते हैं नीचे से। ये इसका एक बहुत बढ़िया कंट्रोल है। बाकी फेरोमोन ट्रैप कहते हैं ना, ये जो लगा हुआ दिख रहा है आपको नीचे, ये अगर लगा लेते हैं तो हमें इससे मेन ये पता चलता है कि हमारे खेत में कीड़े आने का समय हो गया। तो ये जो है धारियां नहीं होती। और ये इसका एडल्ट जो इसका तितली होती है, सफेद रंग की तितली जो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जैसे सफेद रंग की तितली कर सकते हैं। देखो ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, इसके अंडे हैं टॉप फ्लोर के। अगर हम बालकों को सिखा दें इसे कि देख के भाई अलग अलग से पूरे खेत में से इकट्ठे कर लाओ, अगर आपने इसमें से 100, 150, 200, 500 इकट्ठे करके ऐसे मार दिए तो एक के अंदर इसमें 50, 60 अंडे हैं, जिसमें वो कीड़े निकल के अपने गन्नों में घुसने वाले थे वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। बाकी फिर केमिकल वाला मेथड तो फिर डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट अगला है पोरी बेधक होता है कि जो पोरी में लग जाता है, कोई खास इस इलाके में समस्या नहीं, बस फोटो देख लो। ये हमारा जड़ बेधक, इसे कहते हैं रूट बोरर। ये क्या होता है कि दूसरी तरह के कीड़े जो पत्तियों पे हमारे या हर जगह लग के गन्ने क्या रस चूसते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, जिसमें सबसे बड़ा पायरिल्ला सब जानते हैं। इसकी पहचान करो, वो भूरे भूरे रंग के जो दिख रहे हैं वो जिनके आगे सूंड जैसी निकल रही है वो तो इसके प्रोड़ है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनके पीछे दो ये ऐसे ये देखो पैरासाइट ऐसा दिखता है इसे, जो ये नीचे दोनों फोटो हैं ऊपर है वो सब इसके पैरासाइट के हैं। ये जहाँ जहाँ ऊनी एफिड ऊन जैसी ये संरचना छोड़ता है इसलिए इसे बूली एफिड कहते हैं। ये भी लगता है जहाँ पत्ती चिपकी रहती है ना तने से, उसे छुटा के देखो उसके अंदर से निकलता है सब के सब। नेक्स्ट ये ऐसे होते हैं बूली एफिड। लाल सड़न और उकठा या विट, अगर एकदम से तुम्हें पहले एकदम देखते ही खेत में जाते पहचान करनी कि लाल सड़न है तब कैसा करोगे? हाँ चलो बताइए लाल शर्ट पहनो। उन्होंने बोला था कि यदि जो लाल सड़न है उसके तो पत्ते ऊपर को होगा कि सूख जाएंगे, और जो ऊपर का बोइंग है उसके पत्ते नीचे को होकर सूख जाएंगे। सही है क्या सर? और इस बार जो है और भी 2-4 सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो इधर के किसान है उनसे उम्मीद है आप लोग जो है सर। देखो सभी किसान भाइयों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, और मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड जो कि टेक्टर ब्रांड कंपनी है, उसने सफेद ग्राड़ और दीमक के लिए कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करा है? इधर पीछे टर्नर 5 किलो पर एकड़ बिजाई के टाइम या पहली सिंचाई पर डालेंगे। 25 से 40 किलो के हमने फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए बताया था। सुन लो पहला क्वेश्चन, उसका ब्रांड बताना है, उसकी डोज बतानी है, और जो हाथ बड़ा करेगा वो बताएगा। हाथ बड़ा करो। धन्यवाद करना चाहूंगी आज के जितने भी हमारे किसान मौजूद रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, कीमती समय दिया। मैं हमारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी। और तो अभी तक आपने अगर ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।